ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जो कभी सुख और शांति का धाम था, लेकिन क्या होता है जब कोई अज्ञात शक्ति उनके जीवन में घुसकर उनको परेशान करना चाहती है। क्या है इस भूतिया घर का राज, क्या है उस अजनबी का सच जो इनको घेरे रखे है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है बल्कि एक रहस्यमयी बहादुरी का कार्य है जिसको देखकर आप दुखी और प्रफुल्लित होंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि इस कहानी में इतने ट्विस्ट और टर्न्स हैं कि आप हिल ही नहीं पाओगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो सोनीपत से रीटा ने मेरे साथ शेयर किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन के किस्से मेरे साथ शेयर करें तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी मेरे ईमेल ID पर जाइए और मुझे मेल कीजिए। दोस्तों, रीटा ने मुझे बताया कि उसकी बड़ी बहन की शादी, मंजू की शादी दिल्ली में होती है। 2 साल पहले उसकी बड़ी बहन की शादी हुई। उसकी जो बड़ी दीदी थी ना, उसके जो जीजाजी थे, उसके जीजाजी बहुत बड़ी कंपनी में ऑस्ट्रेलिया में काम करते थे। वो हर 6 महीने के बाद ही इंडिया में वापस आते थे। रीटा के जीजाजी 10-15 दिन के लिए सिर्फ इंडिया में आते थे। मंजू के पति की पहले भी शादी हो चुकी थी। उसकी जो पहली पत्नी थी ना, उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। एक एक्सीडेंट में मौत होने के कारण बच्चों की देखभाल बच्चों की दादी करती थी। मंजू के हस्बैंड की पहली वाइफ से जो 2 बच्चे थे ना, उनमें से एक पहले बड़ी लड़की थी। बड़ी लड़की का नाम था खुशी। खुशी की उम्र 12 साल की थी और लड़के का नाम था रोहन। उसकी उम्र 8 साल की थी। अब बच्चों की देखभाल दादी कर रही है। दादी कर रही है तो जो बच्चे थे ना, माँ की मौत के बाद बहुत गुस्से रहने लग जाते हैं, बहुत चिड़चिड़े रहने लग जाते हैं। बच्चों का बाप डेली बच्चों से फोन पर बात करता है। बच्चे अपने बाप से, अपनी दादी से, इवन के आजू बाजू जितने भी लोग थे ना, सब लोगों से बच्चे बदतमीजी से बात करते हैं, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो एक दिन बच्चों की दादी बोलती है बच्चों के बाप को कि ऐसा कर, तू ना दूसरी शादी कर ले। अब मेरी भी उम्र हो गई है और जो बच्चे हैं ना बहुत ज्यादा बदतमीज होते जा रहे हैं, बच्चों की ध्यान मैं इतना नहीं दे पा रही हूँ, तो बेटर है कि तेरी जो दूसरी बीवी आएगी वो बच्चों का ध्यान देगी और बच्चे को माँ का प्यार भी मिल जाएगा। तो बच्चों का बाप मान जाता है। बच्चों का बाप इंडिया में आता है, अपना वो मंजू से शादी करता है। शादी के 10 दिन ही वो इंडिया में रहता है। इसके बाद वो चला जाता है अपना ऑस्ट्रेलिया में। अब मंजू अपने पति को एयरपोर्ट पर छोड़ने जाती है। जैसे एयरपोर्ट पर छोड़कर वो अपने घर पर आती है, अपने रूम में आती है, तो मंजू देखती है कि उसके रूम में ना उसके बेड के पास एक काला सा लंबा सा साया खड़ा है। तो मंजू एकदम चौंक जाती है। अब मंजू फट से चौंक जाती है और जैसे वो चौंकी है ना और कुछ बोलने जा रही है, यहाँ पर जब वो बोलने जाती है ना तो क्या होता है, बच्चों की ना आवाज आती है नीचे से। बच्चे एक दूसरे से बहुत बुरे से लड़ाई कर रहे हैं। तो मंजू फटाफट नीचे जाती है। अब मंजू बच्चों को पूछती है क्या हुआ, आप लोग ऐसा क्यों झगड़ा कर रहे हो। तो लड़की बोलती है तू होती कौन है हमसे पूछने वाली। हाँ, लड़की ना अपनी माँ को बहन की गाली देती है। तो मंजू जैसे मंजू को बहन की गाली पड़ती है ना, तो बच्चों की दादी लड़की को डांटती है कि ये क्या बदतमीजी है, अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है। तो दोनों भाई बहन क्या करते हैं, रूम में भड़क कर चले जाते हैं। अब मंजू भी ऊपर आती है। जैसे मंजू अपने रूम में आती है ना, तो खिड़की पर देखती है एक औरत खड़ी है। उसके एकदम लंबे से बाल हैं, पूरा उसने बालों से अपना चेहरा कवर किया हुआ है और वो ना मंजू की और खिड़की से ही ऐसे हाथ आगे बढ़ा रही है। जैसे जैसे उसका हाथ लंबा होता जा रहा है ना, तो जैसे उसके हाथ की स्किन, अभी हमारी स्किन नॉर्मल है वैसे उसकी स्किन नॉर्मल है और धीरे धीरे उसका हाथ लंबा हो रहा है तो उसकी पूरी स्किन जलती जा रही है। तो ऐसे देखकर ना मंजू फट से चौंक जाती है। उसकी जोर से चीख निकलती है और वो हवा में उड़कर ना धार देने दूसरी जगह गिरती है, रूम की दूसरी साइड में गिर जाती है। जैसे गिरती है ना और उसकी चीख निकलती है, तो उसकी चीख सुनकर ना बच्चों की दादी और दोनों बच्चे ऊपर आते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हुआ। अब वो मंजू जो होती है वो बोलती है कि मैं कैसे बच्चों के सामने ये बताऊं। तो वो बोलती है नहीं कुछ नहीं, मेरा पैर फिसल गया। तो बच्चे ना अपनी माँ पर हंसते डर गई ऐसे करके अपनी माँ का मजाक उड़ा रहे हैं। तो बच्चों की दादी बोलती है ऐसा नहीं करते हैं। तो बच्चों की दादी अपनी बहू को बोलती है बेटा ऐसा थोड़ा ध्यान से चल, नया घर है, ठीक है, थोड़ा चीजें ना इधर उधर से टकरा जाते हैं लेकिन थोड़ा संभल के चल। तो मंजू बोलती है ठीक है मम्मी, अच्छा मैं अभी अच्छे से चलूंगी। तो बच्चों की दादी बोलती है अब ना मैं नीचे खाना बना रही हूँ बेटा, थोड़े टाइम में खाना बन जाएगा, तू आके खा लेना। तो मंजू बोलती है ठीक है। अब मंजू नीचे खाना खाने के लिए बैठी है। अब सब लोग खाने पे बैठे हुए हैं। तो जो खुशी है ना, खुशी ना किसी से बात कर रही है और ऐसा लग रहा है बात करते करते वो डर भी रही है। उसका पूरा रोने जैसा मुंह हो गया है। तो मंजू पूछती है क्या हुआ बेटा, आपको क्या हुआ है, किससे बात कर रहे हो, आप ऐसे रोने जैसे क्यों हो। तो फिर से ना खुशी बोलती है तू होती कौन है। फिर से खुशी अपनी माँ को ना बहन की गाली देती है और जो लड़का होता है ना बोलता है ए हरामी,
अपना मुंह बंद रख, अपनी माँ को ऐसा बोलता है। हमारे जीवन में ना दखल अंदाजी बंद कर दे, हमारे जीवन में पहले कम परेशानियां नहीं है, जब से तू आई है और परेशानियां बढ़ गई हैं, ऐसा बोलती है। तो मंजू अभी बोलने जा रही है तो बच्चों की दादी फट से ना अपने बच्चों को डांटना स्टार्ट कर देती है। तो मंजू बोलती है मम्मी जी इनको डांटो मत, क्या है ये धीरे धीरे ना मेरे को समझेंगे, मैं भी इनको धीरे धीरे समझूंगी, ये भी मुझे धीरे धीरे समझेंगे, तो सब अच्छा हो जाएगा, अब बच्चों को मत डांटो। अब ऐसा करके बच्चा क्या करता है, अपनी बहन का हाथ पकड़ता है और खाने से उठकर सीधा अपने रूम में चला जाता है। दोनों भाई बहन कुछ नहीं खाते हैं। मंजू उनको बोलती भी है बेटा ऐसा मत करो, गुस्से में खाना मत छोड़ो, लेकिन वो सुनते नहीं है। दोनों ना अपना रूम लॉक कर देते हैं। अब मंजू ना रूम में आती है, थोड़ी मंजू टेंशन में होती है कि बच्चों के साथ कैसा बिहेव किया जाए ताकि बच्चे खुश रहें, मैं बच्चों को खुश रख पाऊँ। अभी वो ऐसे करते करते ना खिड़की के पास बैठी है, जस्ट वो खिड़की के पास बैठी है तो देखती है ना, अब मंजू का जो घर है ना वो फर्स्ट फ्लोर तक है, तो फर्स्ट फ्लोर से ना धाड़ देने को नीचे गिरता है। जैसे मंजू ऐसे नीचे करके देखती है तो वो देखती है रोहन गिरा। फटाफट मंजू अपने रूम से बाहर निकली है, बाहर जाती है और रोहन को उठाती है। वो रोहन को पूछती है रोहन क्या हुआ, रोहन को बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई हैं। वो रोहन को फटाफट घर पर अंदर लेकर आई, एम्बुलेंस को बुलाया गया, एम्बुलेंस ने बच्चे को अभी बिठाकर जैसे हॉस्पिटल में ना बच्चे को लेकर गए तो पता चला बच्चे के पैर में ना बहुत बुरे से फ्रैक्चर आ गया है। बच्चे के पैर पर अभी प्लास्टर किया गया, बच्चे को अभी वो काफी रात तो हॉस्पिटल में ही बिताई, सुबह ऑलमोस्ट ये लोग घर पर आए। तो बच्चे को ना मंजू ने रूम में लिटा दिया और पूछा बेटा तुझे किसने गिराया था, ऐसे कैसे तू रात को ऊपर चला गया, अकेला ऊपर चला गया इतने अंधेरे में, कैसे गिर गया। तो बच्चा बोलता हरामी मेरे रूम से बाहर निकल जा। तो मंजू का अभी मूड बहुत ऑफ हो जाता है, वो ना रूम से बाहर आ जाती है। वो सोचती है दोनों बच्चे ऐसे कैसे अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, नफरत तो नहीं दिख रही इनके चेहरे से, लेकिन ये अजीब सा गुस्सा चिड़चिड़े वाला बिहेव कैसे कर रहे हैं। इतने में वो सोचते सोचते सीढ़ियों पर चढ़ रही है अपने रूम में जाने के लिए। तो सीढ़ियों पर ना एक टेरिस पर एक रूम बना होता है, स्टोर रूम होता है। तो स्टोर रूम में जितना भी घर का फालतू सामान रहता है ऑलमोस्ट वही उस रूम में रहता है। तो मंजू उस रूम में कभी गई ही नहीं थी, तो वो आवाज़ सुनकर बड़ी चौंक जाती है कि ऊपर से आवाज़ कैसे आ रही है। तो वो क्या करती है, ऐसे अभी उस रूम में जाती है। स्टोर रूम में जैसे जाती है ना तो स्टोर रूम का हाल देखकर एकदम हक्की बक्की रह जाती है, चौंक जाती है कि ये क्या है। अब उस स्टोर रूम में क्या था, उस स्टोर रूम में ना जमीन पर एक सर्कल बना हुआ था, जैसे कोई काला जादू करते हैं ना, वहाँ पर चिन्ह वगैरह होते हैं, वो सब साइन बने हुए हैं वहाँ पर, वो सब साइन बने हुए हैं वहाँ पर। एक बड़ा सा स्टार बना हुआ है और सर्कल में है, इसको पेंटाग्राम भी बोलते हैं। तो मंजू बड़ी चौंक जाती है, ये क्या है, ये शैतानी चीज़ें सब क्या चल रही है यहाँ पर। अब ये मंजू इतना सोचती है तो वो क्या देखती है कि वहाँ से ना स्टोर रूम से कपड़े थोड़े हटते हैं, धाड़ देने नीचे गिरते हैं। जैसे रूम में से कपड़े नीचे गिरते हैं ना तो मंजू देखती है एक औरत है जिसने वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है, बंगाली टाइप की उसने साड़ी पहनी हुई है, बड़ा सा टीका लगा हुआ है, उसके माथे पर राउंड टीका है और उसके अजीब से दांत है और दोनों साइड से ना मुंह से खून ही खून निकल रहा है, लंबे से उसके अजीब से हाथ हैं, बड़े बड़े नाखून हैं और उस औरत के बाजू में ना एक जला हुआ आदमी खड़ा है। अब मंजू ये देखकर अंदर उसका दिल दहल रहा है तो नीचे से ना किसी की चीखने की आवाज़ सुनती है, जोर से कोई चीखता है। तो मंजू फट से नीचे भागती है। नीचे जैसे भागती है ना देखती है तो बच्चों की दादी चीख रही होती है। वो देखती है कि जो खुशी है ना उसने अपने मुंह में ना अपनी उंगली डाली हुई है, उसने ऐसे जोर से अपनी उंगली को दबा के अपने दांतों के नीचे रखा है, ऐसे करके रखा है ना, और उसके मुंह से ना पूरा ब्लड ही ब्लड निकल रहा है। उसने जोर से अपनी उंगली को काट लिया है जिसकी वजह से उसकी उंगली से ना पूरा ब्लड निकल रहा है। उसके मुंह से भी इधर वो ब्लड जो है ना इधर से टपक रहा है, पूरा हाथ भी जो है ब्लड का हो गया है। और बच्चों की दादी खुशी को बोल रही है छोड़, उंगली निकाल, उंगली निकाल। तो जो खुशी है ना वो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही है, बस कंटिन्यू उसके मुंह में उसकी उंगली है, पूरा खून बह रहा है, यहाँ तक कि वो अपनी आँख ही नहीं झपका रही है। तो फिर अभी खुशी जो ऐसे पूरी स्टैचू बनी हुई है ना, तो मंजू क्या करती है, पानी का जग लेती है और खुशी के मुंह पर धाड़ देने मारती है। जैसे खुशी के मुंह पर धाड़ देने पानी मारा ना तो खुशी धाड़ देने बेहोश होकर गिर जाती है बेड पर। खुशी बेड पर गिरी तो मंजू क्या करती है, फटाफट खुशी को एक कंधे पर खुशी को उठाया हुआ है, दूसरे कंधे पर रोहन को उठाया है और वो अपनी सास को बोलती है मम्मी जल्दी जल्दी इस घर से बाहर निकलो, जो भी इस घर में सामान है ना सब छोड़ दो, बस आप पीछे मुड़ के मत देखना, आप निकलो इस घर से। तो उसकी सास बोलती है हुआ क्या, बस आप मैंने आपको बोला ना आप इस घर से जल्दी जल्दी बाहर निकलो, हमें इस घर में नहीं रहना है। वो ड्राइवर को बोलते हैं जल्दी जल्दी तू गाड़ी निकाल। अभी सब लोग ना गाड़ी में बैठे हैं तो मंजू बोलती है जल्दी जल्दी ना मेरे ये गाड़ी मायके में लेके जा, हम लोग हमारे मायके
मायके में ही रहेंगे कुछ दिन के लिए। तो उसकी सास बोलती हुआ क्या है ये तो मुझे बता। तो मंजू बताती है कि मम्मी मैंने ना ऊपर के रूम में देखा कि एक पेंटाग्राम बना हुआ है, एक औरत है जिसने बंगाली साड़ी पहनी हुई है, बड़ा सा टीका लगा हुआ है, सफ़ेद कलर की उसकी साड़ी है, एकदम ट्रांसपेरेंट उसकी साड़ी है, और उसके जो है ना यहाँ पर ये गर्दन पर बड़ा सा कट पड़ा हुआ है, उसके दिल में ना बड़ा सा छेद है यहाँ पर। तो उसकी सास बोलती है अरे ये तो मेरी पहली वाली बहू की बात करी है, मेरी पहली वाली बहू ऐसे ही सेम रहती थी। तो बोलती मैंने ना उसके बाजू में एक जला हुआ आदमी भी देखा। तो बोलते हाँ वो मेरा ड्राइवर हो सकता है। तो मंजू की सास बताती है कि जो मेरे पहली बहू थी ना उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और दरवाजा धाड़ देने खुला और मेरी बहू ना वो फट से बाहर निकल के गिर गई, और जैसे वो बाहर निकल के गिरी ना तो जो दरवाजा था दरवाजे के कारण उसका गले में कट पड़ गया और वो एक पत्थर पर जाकर गिर गई, जिसकी वजह से वो उसके दिल में छेद हो गया, वो पत्थर उसके दिल में चला गया। ऑन द स्पॉट मेरी बहू की वहां पर मौत होगी। और वो जो गाड़ी टकराई थी ना एक दूसरी गाड़ी से, हमारी गाड़ी को फट से आग लगी, जिसकी वजह से हमारा ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही जल के मर गया। तो ऐसा दोनों की मौत हो गई। जैसे मंजू ने बताया ना तो सास बहू दोनों हैरान हो जाते हैं कि उनकी आत्मा इस घर में भटकती है। तो अब क्या होता है, थोड़े ही दिन के बाद ना मंजू नया घर ले लेती है। नए घर में ये पूरा परिवार है, खुशी से रहता है, वहाँ पर इनको कोई आत्मा नहीं दिखती है। कम से कम इस किस्से को हुए 1 साल हो जाता है। तो एक दिन बच्चे वो बताते हैं, ये किस्सा फिर से बच्चों के सामने भी ये किस्सा अब शेयर किया जाता है। तो बच्चे बताते हैं कि जो हमारी पहली मम्मी थी ना वो हमारे ड्राइवर को हमारे डैडी की तरह ही प्यार करती थी। तो हमने भी बहुत बार देखा है कि वो हमारे ड्राइवर को प्यार कर रही है पापा की तरह। तो हमने एक बार बोला भी आप पापा की तरह इसको क्यों प्यार करते हो, तो हमारी मम्मी हमसे गुस्सा हो गई। तो हमारी मम्मी ने बोला ये बात तुमने अगर तुम्हारे बाप को बताई ना तो मेरे हाथ में जो छुरी है ना इससे तुम्हारा गला काट दूंगी और तुम्हारे दिल में ना छेद कर दूंगी और तुम्हारा खून मैं पी जाऊंगी, तुम लोगों को कच्चा चबा दूंगी, खबरदार अगर तुमने अपने बाप को ये बात बताई। तो हमारी मम्मी ना हमको ऐसे डरा के रखती थी और माचिस ना हाथ में लेकर, तिल्ली हाथ में लेकर बोलती थी तुम लोगों को जला भी डालूंगी, और कई बार तो तिल्ली ऑन भी कर देती थी, हमारे कपड़ों के पास भी लेकर आती थी। तो हमें बहुत डर लगता था। अब मरने के बाद भी ना हमारी मम्मी की आत्मा हमको दिखती थी और हमें हमेशा बोलती थी तुम्हारे बाप को कुछ नहीं बोलना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, न तुम्हें जला दूंगी। हमारी मम्मी हमको ऐसा डराती थी, इसीलिए हम लोग बहुत डरे डरे रहते थे, गुस्से में रहते थे, चिड़चिड़े रहते थे और आपके साथ गंदा बिहेव करते थे। और जो ड्राइवर अंकल थे ना वो भी हमको बहुत मारते थे, हमको डरा के रखते थे कि मम्मी को मम्मी को कुछ नहीं बताना, अपनी दादी को कुछ नहीं बताना, बस इनसे गंदे से बात करना, इसीलिए हम आपको गालियां देते थे, अच्छे से बात नहीं करते थे। तो मंजू बोलती है बेटा अगर आप पहले बता देते ना तो हम पहले से ही अच्छे से रहते, कोई बात नहीं है, अब जो हो गया सो हो गया, अब अच्छा ही होगा, हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, हम लोग अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेंगे। तो उसके बाद ना पूरा परिवार खुशी से रहने लग गया। बच्चे भी अपने माँ की रिस्पेक्ट करते थे, बाप की रिस्पेक्ट करते थे, सभी की रिस्पेक्ट करने लग गए और माँ बाप का रिलेशन भी एक दूसरे से बहुत अच्छा हो गया और बच्चों से भी बहुत अच्छा हो गया। तो ये जो किस्सा था रिटर्न ने मेरे साथ शेयर किया दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा मानना यह है कि माँ बाप की रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए, लेकिन कुछ माँ बाप बहुत घटिया होते हैं, उनको अपनी वो खुद ही नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करें, और ऐसे माँ बाप का ना कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। आपने आज का किस्सा तो सुन ही लिया है, कल फिर मिलेंगे नए किस्से के साथ। तब तक के लिए खुश रहे और मुस्कुराते रहिए। शालोम, शांति और सलाम।